वर्ब स्टिल तक का रूल्स बताया गया था। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जैसा कि मैंने बताया था कि वेट का प्रयोग भी होता है, जो प्रायः परफेक्ट टेंस में होता है और अभी तक या अब तक के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है। अब बात आती है ऑलवेज की। ऑलवेज का प्रयोग ऑल द टाइम, एवरी टाइम, एट ऑल टाइम, मतलब क्लियर है, हमेशा, सदैव, सदा के अर्थ में करते हैं। एडवर्ब के रूप में मेन वर्ब के पहले, एडवर्ब के रूप में ऑलवेज का प्रयोग मेन वर्ब के पहले और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है। प्रायः यदि दोनों दिया है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले, और यदि केवल ऑक्सिलरी वर्ब दिया है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद करते हैं। केवल मेन वर्ब दिया है तो मेन वर्ब के पहले करते हैं। जैसे ही ऑलवेज goes to work by train, goes to work by train। आपने देखा यहाँ मेन वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, तो लेक्सिकल वर्ब के पहले प्रयोग किया गया। लेकिन यदि इसको हम इस सेंस में लें, इस तरह से लें कि आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, यहाँ हम ध्यान दें तो आप क्या पाएंगे कि हेल्प है क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके बाद ऑलवेज का प्रयोग किया गया। नॉट ओनली ऑलवेज, और भी ऐसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जिनका इसी रूप में प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है ऑलमोस्ट की। ऑलवेज और ऑलमोस्ट में क्या फर्क है, ऑलवेज और नियरली में क्या फर्क है, तो इसके संदर्भ में आप ध्यान दें। नॉट का प्रयोग मेन वर्ब के पहले, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। ऑलमोस्ट का प्रयोग मुख्य रूप से उन सहायक क्रियाओं, उन पार्ट ऑफ स्पीच के पहले करते हैं जिसको कि वो मॉडिफाई करता है। इनका प्रयोग ऑलमोस्ट, नियरली और नॉट का प्रयोग ऑलवेज के भी पहले किया जा सकता है। मान लो कि ऑलवेज के साथ इनका प्रयोग करना हो तो ये प्रायः ऑलवेज के पहले ही आते हैं। जैसे ए इज नॉट ऑलवेज एट होम ऑन संडे, ही इज नॉट ऑलवेज एट होम। मतलब हमने नॉट का प्रयोग किया यहाँ, और इस नॉट की जगह पे आप मोस्टली भी लिख सकते थे कि ही इज मोस्टली, या ही इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एट होम, ही इज नियरली ऑलवेज एट होम। मतलब इस तरह से इनका प्रयोग ऑलवेज के पहले होता है। अब बात आती है ईवर की। ईवर का प्रयोग कभी भी किसी समय के संदर्भ में किया जाता है। इसका अर्थ मुख्य रूप से नंबर से नहीं है, टाइम से होता है। जैसे नथिंग ईवर हैपेंड इन दिस विलेज। ईवर का प्रयोग कभी भी किसी समय के अर्थ में होता है, और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग ज्यादातर सूट करता है। जैसे हैव यू एवर बीन टू नेपाल, हैव यू एवर बीन टू नेपाल। मतलब क्या है, ये क्वेश्चन है और एवर का प्रयोग किया गया। उसी तरह हम बिना क्वेश्चन के तो निगेटिव में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नथिंग ever happened in this village.
happens in this village, in this town भी कर सकते हैं। ओके, अब आइए, इवर का प्रयोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बाद होता है। जैसे दोनों डिग्रियों का प्रयोग होता है तो प्राय कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बाद होता है। जैसे ही इज क्राइंग लाउडर देन इवर, ही इज क्राइंग लाउडर देन इवर। ठीक, आपने देखा कंपैरेटिव डिग्री के बाद इसका प्रयोग किया गया पहले से अधिक। ठीक है, या इस तरह भी, दिस इज द बेस्ट पिक्चर दैट आई हैव सीन इवर, दिस इज द बेस्ट पिक्चर that I have seen ever, that I have seen ever। ever का प्रयोग एट या एनी टाइम, बिफोर, नाउ, देन के अर्थ में भी होता है। मतलब एनी टाइम, किसी भी समय के अर्थ में, या बिफोर या देन के अर्थ के प्रयोग में भी करते हैं। जैसे इट इज वन ऑफ द नाइसेस्ट हाउस दैट आई हैव एवर सीन, मतलब कभी के संदर्भ में एवर का प्रयोग होता है। क्लियर है, मोटी मोटी बात। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद एवर का प्रयोग होता है। तमाम ऐसे शब्द हैं, जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश वर्ड हैं जिसमें आप उनको जोड़ते हैं और उनका अपना एक अर्थ होता है। जैसे व्हाट एवर, व्हाट एवर, जैसे व्हेन एवर, हु एवर। मतलब आपने देखा कि इसमें क्या है, एवर का प्रयोग होता है। ओके, अब आइए, एवर का प्रयोग सदा, सदैव, हमेशा के अर्थ में भी फ्रेज के किसी भी फ्रेज में उसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए क्या हो जाता है, जैसे है फॉर एवर, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। जैसे आपका एक शब्द है एवर आफ्टर, एवर सिंस, योर एवर। ठीक है, एवर आफ्टर मतलब क्या है, इनको फ्रेज बनाया जा सकता है एवर के साथ यूज करके। और ध्यान दें, अब इसके बाद आता है प्रयोग एगो का। एगो का प्रयोग अतीत काल में, पास्ट टेंस में प्रकट करने के लिए होता है। ये परफेक्ट पास्ट के रूप में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग गलत होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग नहीं होता है, केवल सिंपल पास्ट में प्रयोग होता है एगो का। पहले, इसका संदर्भ क्या होता है, पहले, पूर्व। जैसे द ट्रेन हैज लेफ्ट, गलत होगा, द ट्रेन लेफ्ट अ फ्यू मिनट एगो, द ट्रेन लेफ्ट अ फ्यू मिनट एगो। बात समझ में आ गई होगी, मतलब पहले, क्या हो गया, पहले। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है और दूसरा कुछ नहीं। जैसे आई केम टू दिल्ली 2 years एगो। एगो के बाद दैट का प्रयोग होता है, न कि सिंस का। यदि किसी क्लाज में एगो आता है तो उसके बाद सिंस का प्रयोग नहीं, दैट का ही प्रयोग होना चाहिए। कि इट वाज 5 years एगो दैट माई ग्रैंडफादर केम, इट वाज 5 years ago that my
मदर केम। तो यहाँ क्या आपने देखा कि दोनों कंडीशन में यहाँ भी देखा जाती है पास्ट टेंस ही है और एगो का प्रयोग किया गया। स्टूडेंट्स, आपको अब बात आती है कि बैक का प्रयोग एगो के अर्थ में या एगो की जगह किया जा सकता है, यानी एगो क्या होता है उसकी जगह पर हम बैक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इट वाज 5 years बैक, तब बैक का जब प्रयोग करेंगे तो दैट नहीं लगता है, तब वहाँ टाइम बदल जाता है। जैसे आई मेट हिम सम ईयर्स बैक, व्हेन लगा सकते हैं, दैट नहीं लगेगा, यहाँ ध्यान रखेंगे। जब बैक लगाएंगे तो दैट नहीं लगेगा। ओके, तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को आज बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए, जिसमें अब इसके बाद का जो चैप्टर्स है वो बिफोर है। बिफोर का प्रयोग भी बड़ा ही संदर्भित है। इसका प्रयोग हमेशा परफेक्ट टेंस में होता है। ये भी टाइम या क्रम दोनों बताता है, ये समय और ऑर्डर दोनों क्लियर करता है। जैसे बिफोर का प्रयोग हम परफेक्ट टेंस में बीते हुए समय के लिए करते हैं। आई हैव डन दिस वर्क बिफोर, पहले ही मैंने इस काम को कर लिया। आई हैव डन दिस वर्क बिफोर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखेंगे कि बिफोर का प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, बहुत पहले के अर्थ में। बिफोर का प्रयोग हम बिफोर देन या टाइम को सिंपल पास्ट टेंस में प्रकट करने के लिए करते हैं। जब क्लाज को जोड़ते हैं तो भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आई नेवर बिफोर सा सच ए ड्रेडफुल साइट, तो यहाँ क्या हुआ, किसी क्रिया के साथ जोड़ करके उसको एडवर्ब बना करके हमने बिफोर का प्रयोग किया कि पहले कभी नहीं। आई नेवर बिफोर सा, मैंने पहले कभी नहीं देखा, ठीक है। तो कभी नहीं, पहले कभी नहीं के संदर्भ में है। बिफोर का प्रयोग उस समय से पूर्व के अर्थ में भी करते हैं, ठीक है। जैसे द क्रॉप्स विल हैव ड्राइड बिफोर द रेन फॉल्स, बिफोर द रेन फॉल यानी बरसात होने के पहले। आपने बिफोर द रेन फॉल, बिफोर द सनराइज, बिफोर द सनसेट, इस तरह से हम बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं। बिफोर का प्रयोग आगे या पहले यानी अर्लियर देन, बहुत पहले के अर्थ में भी होता है कि ही रीच्ड होम बिफोर 7 o'clock, या इस संदर्भ में देखें कि पहले 7 बजने से पहले बिफोर का प्रयोग किया जा सकता है। उसी तरह बिफोर का प्रयोग सामने इन फ्रंट ऑफ के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में होता है। जैसे कोई व्यक्ति हो या कोई मूवमेंट लेकर के कोई एक दूसरे के सामने हो तो उसमें बिफोर का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर जज, आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर द जज फॉर जजमेंट। ओके, बिफोर का प्रयोग उपस्थिति के पोजीशन को प्रकट करने के लिए प्रीपोजिशन के रूप में होता है। जैसे द केस इज बिफोर द कोर्ट, यानी केस किसके सामने है, न्यायालय के सामने है। द केस इज बिफोर द कोर्ट, बस दिस इज द सिंपल सेंटेंस, यही एकमात्र ऐसा सेंटेंस है। कोर्ट के सामने यदि कोई याचिका दायर की जाती है तो वहाँ बिफोर का प्रयोग करते हैं। बिफोर का प्रयोग पहले, अहेड ऑफ, माने बहुत आगे आगे के संदर्भ में भी करते हैं। जैसे सी कम्स बिफोर डी, मतलब क्रम बताने के लिए बिफोर का प्रयोग इस संदर्भ में किया जाता है। इस तरह स्टूडेंट मैंने एगो बिफोर में फर्क भी बता दिया कि एगो प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम में होता है, जबकि बिफोर का प्रयोग परफेक्ट टाइम्स में किया जाता है। इस